हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पार्थसारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से चैप्टर 1 है आपका फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस यानी इंग्लिश का जो सिंपल सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चरल हम लोग सीख रहे हैं, और इनमें कई रूल्स को भी हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ये सिंपल सेंटेंस है और यही इन पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट में लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग अभी एक्सरसाइज यानी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभ्यास 1 अभ्यास 2 कर चुके हैं और आज अभ्यास 3 करने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप, और आज जो शुरू है, जो आपका हेडिंग है वो है करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस। यानी हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें से यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें कुछ चीज़ें गलतियाँ हैं, तो आपको ये बताना है इसमें क्या गलती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें कमेंट करना ही चाहिए आपको। तो करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस, पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जो लड़का यहाँ है वह मेरा दोस्त है। यानी कि सबसे पहले इनको पहचानिए, और कि जो लड़का यहाँ है वह मेरा दोस्त है, ये किस प्रकार का वाक्य है। सबसे पहले तो ये साधारण वाक्य है, क्योंकि इनके अंत में पूर्ण विराम, यहाँ पर देखिए इन्हें ही पूर्ण विराम कहते हैं, यानी ऐसे जो एक लकीर रह जाता है वो पूर्ण विराम है। और अंग्रेजी में जो ये एक बिंदु है उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो यदि हिंदी में पूर्ण विराम, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हो तो वह साधारण वाक्य होता है, और अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में यदि फुल स्टॉप हो तो वह सिंपल सेंटेंस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब आइए देखते हैं इस वाक्य में गलतियाँ क्या है। तो जो लड़का यहाँ है वह मेरा दोस्त है, इस प्रकार हम वह सेंटेंस बना चुके हैं। जो लड़का यहाँ है वह मेरा दोस्त है, यानी जो करके जैसे ये एक तरह से यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्लाउज सब्जेक्ट है, यानी क्लाउज एज ए सब्जेक्ट। इस वाक्य में क्लाउज यहाँ पर क्या है, करता है वाक्य का। चूँकि ये है तो सिंपल सेंटेंस ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, क्लाउज है। और इस प्रकार के वाक्य में 2 भाग होते हैं, और हिंदी में यह और वह जरूर होता है, लेकिन अंग्रेजी में दिस इट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप पढ़िए, द बॉय हु, यानी जो लड़का यहाँ है, द बॉय हु इज हियर, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए वह मेरा दोस्त है। हिंदी में वह रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेजी में ही, यही गलती है यहाँ पर इस वाक्य में। तो करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट क्या कीजिएगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा द बॉय हु इज हियर इज माई फ्रेंड। यहाँ हो जाएगा इज माई फ्रेंड, यानी ही आपका हट जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, यही यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमको आपको रूल बताए थे इस प्रकार के वाक्यों में या वह के लिए हम उसका इट या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर यही गलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम नहीं है। यानी ये भी क्लाउज है, यानी इस वाक्य में भी सब्जेक्ट क्या है, क्लाउज ही है, परंतु हमें देखना है कि इस वाक्य में गलती का है। तो वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, ये तो सही है। वेयर ही लिव्स इट इज़ नॉट नोन टू मी, यानी यह मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गलती यहाँ पर ईट जो लगा हुआ यही गलती है, क्योंकि यह और वह का हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में हिंदी में भले यह और वह आएगा, लेकिन अंग्रेजी में उसका ईट या दैट या दिस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने वीडियो इस पर बना चुका हूँ, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ।
आप उसे ज़रूर देखें और 1 बाय 1 वीडियो देखिए, क्योंकि ये ए के बाद बी, बी के बाद सी ऐसे चलता है, यानी अल्टरनेटिव वे में चलता है। तो उस पर यदि आप सीरीज वाइज देखते हैं तो वो आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन टू मी। वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन टू मी, वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का है, यहाँ पर देखिए, ये सब करेक्ट ही करना है हम लोग को, जितना भी ये सब करेक्ट ही करना है हम सबको। करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस, इन अनुवाद को सही करें। तो इन अनुवाद को सही करना है हम लोग को। इस पेड़ के पत्ते हरे हैं, इस पेड़ के पत्ते हरे हैं। अब देखिए ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर हम लोग चलाएंगे। तो इस पेड़ के पत्ते हरे हैं, तो द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज ग्रीन, इसमें क्या गलती है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर द लीव्स ऑफ दिस ट्री, यानी यहाँ पत्ते हैं, यानी इस पेड़ के पत्ते, पत्ते प्लुरल है ना, यानी सब्जेक्ट का प्लुरल है। एक बात याद रखिएगा, एक रूल होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये एकदम आप इसको अभ्यास कर लीजिए 100 टाइम्स 200 टाइम्स, या जितना बार कर सकता है, यानी ये बात आपको अभ्यास हो जानी चाहिए, यानी आप भूलें ना। तो इससे आपका क्या होगा, सेंटेंस सही होगा, करेक्ट करने के लिए आएगा। तो द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज ग्रीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इज नहीं हो सकता, क्योंकि पत्ते हैं, यहाँ पत्ता नहीं है, एक पत्ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पर आर ग्रीन हो जाएगा। द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, क्योंकि पत्ते हैं वहाँ पर प्लुरल, इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी प्लुरल हो जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो गायें यहाँ चर रही है वे मेरी हैं। जो गायें यहाँ चर रही है वह मेरी है। यहाँ पर काउज लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर गायें थोड़ा सा ये का ये यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लिखा था गाय, लेकिन टाइपिंग में नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में काउज लिखा। जो गाय यहाँ चर रही है वह मेरी हैं। तो इसमें देखिए क्या करेक्शन करना है इसमें, द काउज दैट आर ग्रेजिंग हियर दे आर माइन। देखिए जो गाय यहाँ चर रही है भी क्लाउज ही हैं, इसमें भी 2 भाग हैं, इसीलिए द काउज दैट आर ग्रेजिंग हियर आर माइन, यहाँ पर दे नहीं होगा। वही रूल्स जो हम आपको बता चुके हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो द काउज दैट आर ग्रेजिंग हियर दे आर माइन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब 5वां देख लीजिए, यहाँ भी आपको करेक्ट करना है। जैसे देखिए सीता के 5 सहेलियाँ हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, 5 फ्रेंड्स हैव सीता, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है। ये आपका क्या है, चूँकि सेंटेंस अंग्रेजी का क्या होता है, एस प्लस भी प्लस ओ होता है ना। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो पहले सीता होगा यहाँ पर SITA, सीता, है ना। ये भी लिख सकते हैं। तो सीता हो गया। अब सीता के साथ ये सिंगुलर है, यानी I we you he she it, या किसी का नाम, ये सब सिंगुलर होता है, और इसका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो सीता सिंगुलर है, इसलिए सीता के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हैव गलती है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर सीता हैज 5 फ्रेंड्स, FIV 5 FRIENDS फ्रेंड्स। तो हो जाएगा सीता हैज 5 फ्रेंड्स, ये होगा सही। या यहाँ पर 5 फ्रेंड्स हैज सीता, यानी हैव यहाँ पर गलती है ना। इसको सीधा सीता हैज 5 फ्रेंड्स, ये आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 नंबर में आपका है इट होप्ड, इसमें क्या गलती है, तो इसमें यहाँ पर आपका इज लगेगा, इसलिए गलती है यहाँ पर। इट इज होप्ड, HOPPED होप्ड, इट इज होप्ड, आशा है। तो क्या हम आपको रूल बता देंगे, ईट के साथ इस यानी आशा है, कहते हैं, कहा जाता है ना।
कहने की ज़रूरत नहीं, आश्चर्य है। तो इसमें हम लोग हमेशा इट के साथ वर्ब और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र होता है, यानी इट, ये स्ट्रक्चर इट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार के वाक्यों के लिए इसे ये एक फॉर्मूला है। तो आशा इट इज़ होप्ड, आश्चर्य इट इज़ सरप्राइजिंग, कहने इट गोज विदाउट सेइंग। इस प्रकार हम आपको बोले थे कि आपको अभ्यास भी कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। इसमें लिखा है कि मैच द वर्ड्स, मतलब शब्दों का मिलन करें, यानी शब्दों को मिलाएं। कहाँ? अंडर ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी उसका सही अर्थ बनाकर, यानी उसका सही अर्थ निकालकर आपको क्या करना है? मैच करना है, यानी मिलाना है। तो आप देख लीजिए किसमें किसमें मैच होगा, ये आप देखना है आपको। पहला है, फर्स्ट में जो आपका दिया गया है यहाँ पर द आइज ऑफ एन एलिफेंट। अब इसमें से कौन सा यानी इसका सही अर्थ आएगा जोड़ेंगे तो सबसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं। द आइज ऑफ एन एलिफेंट गेट सक्सेस। द आइज ऑफ एन एलिफेंट यानी हाथी का जो आँख है वो क्या सक्सेसफुल है? नहीं होगा। द आइज ऑफ एन एलिफेंट इज ए प्रॉब्लम, यानी कि हाथी का जो आँखें हैं क्या वो एक समस्या है? नहीं होगा। द आइज ऑफ एन एलिफेंट हैज़ 2 सन्स, यानी हाथी की आँखों को क्या मतलब 2 पुत्र है? तो हो ही नहीं सकता है। द आइज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, यानी कि हाथी की जो आँखें हैं वो छोटी होती है, बिल्कुल यही हो जाएगा आपका। तो एक का आपका सही क्या हो जाएगा? यानी 4 में आ जाएगा ये। तो द आइज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, यानी कि हाथी का जो आँखें हैं, हाथी की जो आँखें हैं वो क्या है? छोटी होती है। फिर दूसरा देखिए, व्हाट ही सेज, जो उसने कहा या जो वे कहते हैं। व्हाट ही सेज गेट सक्सेस, जो वे कहते हैं क्या सफलता प्राप्त करते नहीं। व्हाट ही सेज, जो वे कहते हैं ये प्रॉब्लम समस्या नहीं है। ए मैन हु वर्क्स हार्ड, सॉरी, व्हाट ही सेज हैज़ 2 सन्स, ये तो होंगे ही नहीं। व्हाट ही सेज आर स्मॉल नहीं। व्हाट ही सेज इज नॉट राइट, बिल्कुल यही इसका हो जाएगा। यानी 2 का आपका चला जाएगा कहाँ? 5 में। क्यों? यानी जो वे कहते हैं सही नहीं है, यानी व्हाट ही सेज इज नॉट राइट। जो वे कहते हैं वो सही नहीं है, यानी इसमें हुआ जरूर आएगा, यानी वो क्लाउज का ही है। और फिर तीसरा देखिए, ए मैन हु वर्क्स हार्ड, ए मैन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, बिल्कुल जो आदमी कड़ा मेहनत करेगा वो क्या होगा? सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए मैन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, जो व्यक्ति कठिन कार्य करते हैं यानी हार्ड वर्क करते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। फिर है व्हाट टू डू नाउ इज ए प्रॉब्लम, बिल्कुल व्हाट टू डू नाउ कहता है कि व्हाट टू डू नाउ इज ए प्रॉब्लम, क्या करें, अब क्या करें एक समस्या है ना। व्हाट टू डू नाउ इज ए प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर। और लास्ट में जो बचा हुआ तो उसका हो ही जाएगा, यानी माई ब्रदर हैज़ 2 सन्स, माई ब्रदर हैज़ 2 सन्स, यानी मेरे भाई को 2 पुत्र हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उनको भी देख लेते हैं कहाँ क्या है जी। तो देखिए हेडिंग है कि टिक, मतलब सही का, यहाँ पर ये सही का निशान है, इसे जो करते हैं वो क्या है? टिक है, इनको टिक बोला जाता है। टिक द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि सही वर्ड पर आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द सही हैं, उन पर हम लोग टिक कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस है राधा हैज और हैव 2 चीज़ दिया हुआ है, 3 सिस्टर्स। तो क्या होगा? यानी राधा हैज होगा या राधा हैव होगा। तो चूंकि राधा क्या है? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी होता है वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब भी आएगा उसके साथ। चूंकि राधा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, इसलिए हैज यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो टिक लगा दीजिए हैज पर, यानी राधा हैज 3 सिस्टर्स हो जाएंगे। फिर दूसरा देखो व्हाट दे से इज या व्हाट दे से आर नॉट राइट। तो व्हाट दे से इज नॉट राइट, ये सही होगा या फिर आर नॉट राइट है। तो यहाँ पर व्हाट दे से इज नॉट राइट, तो इज नॉट इज ही होगा सही, करेक्ट होगा ये। क्योंकि व्हाट दे
से आर नॉट राइट, ये नहीं हो सकता है। व्हाट दे से इज नॉट राइट, इज ही का प्रयोग है क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर मीनिंग दे रहा है इसीलिए। फिर द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज स्वीट या द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर स्वीट। तो द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर स्वीट, क्योंकि द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स यानी फूलों की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर स्वीट। उसके बाद देखिए द बॉय हु इज हियर ही इज माई नेफ्यू या द बॉय हु इज हियर ही इज माई नेफ्यू या इज माई नेफ्यू। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी में ही या यानी यह हुआ क्या के लिए नहीं कहा जाता है, तो द बॉय हु इज हियर इज माई नेफ्यू हो जाएगा, यानी इज सही हो जाएगा आपका, ही इज नहीं आएगा, इज आएगा सिर्फ। फिर वेयर टू लिव नाउ इट इज और इज ए प्रॉब्लम, यानी वेयर टू लिव नाउ इट इज ए प्रॉब्लम या वेयर टू लिव नाउ इज ए प्रॉब्लम। तो निश्चित रूप से इंग्लिश में हम इट का प्रयोग करते ही नहीं है, तो वेयर टू लिव नाउ इज ए प्रॉब्लम, तो ये इज वाला ही सही होगा। फिर द ब्लाइंड डू नॉट सी एनीथिंग या द ब्लाइंड डज नॉट सी एनीथिंग। तो द ब्लाइंड, चूँकि द ब्लाइंड द के साथ ब्लाइंड आया तो ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है आपका, और आप जानते हैं कि डज सिंगुलर तरह डू होता है आपका प्लूरल। तो द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग हो गया, मतलब प्लूरल हो गया ये, यानी ये एडजेक्टिव एज क्लॉज यहाँ पर है, यानी पूरे अंधों की बात की जा रहा है। तो हो जाएगा द ब्लाइंड डू नॉट सी एनीथिंग, तो डू नॉट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लूरल इसीलिए प्लूरल का प्रयोग होगा। द ब्लाइंड डू नॉट सी एनीथिंग। फिर द रोड्स ऑफ दिस टाउन इज डटी या द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर डटी, यानी द रोड्स ऑफ दिस टाउन यानी इस शहर की सड़कें गंदे हैं। द रोड्स ऑफ दिस टाउन इज डटी, द रोड्स ऑफ दिस टाउन, तो यहाँ सब्जेक्ट को पहले पहचाने की सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो द रोड्स ऑफ दिस टाउन, चूँकि इस शहर की सड़कें गंदी है, तो द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर डटी, यानी आर का ही प्रयोग कीजिए, प्लूरल का मीनिंग दे रहा है यहाँ। द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर डटी, द रोड्स ऑफ दिस टाउन, द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर डटी, क्योंकि सड़कों के बारे में बात की जा रही है, तो द रोड्स ऑफ दिस टाउन आर डटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। किसी तरह का यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई तो आप उस कमेंट करके भी बता सकते हैं, उस पर हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, बहुतों तक ये वीडियो पहुंच जाएंगे। जो गरीब से गरीब है, जो मतलब इकोनॉमिकल जिनका ठीक नहीं है, वो भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। और वास्तव में इसको जोड़ना ही है, क्योंकि आप धीरे धीरे ऐसे ही बेहतर होंगे, क्योंकि शिक्षा ही आवश्यकता है हमारे समाज की। तो बिना शिक्षा के आप क्या कर लेंगे, है ना। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये प्रयास भी कर रहा हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार जब शिक्षित हो तो वो कई परिवार को शिक्षित कर देंगे। इसीलिए अशिक्षा नहीं होनी चाहिए। समाज में शिक्षा का बहुत ही ज़रूरी है, और शिक्षा यदि नहीं होंगी तो समझ लीजिए वो आज के ज़माने में भी किस प्रकार के समाज में घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा संकल्प है आप सभी के लिए, मुझे कुछ तो करना ही होगा, और कई सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ भी लाएंगे हम, लेकिन हाँ, ईमानदार होना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ हम लोग आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऑनेस्टी से क्या हुआ कार्य वो अंत तक सुख देती है। हालांकि शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, परंतु अंत आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसी आशा के साथ आप ज़रूर अच्छा कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए, और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।